गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मैं टीवाई बीकॉम का सेम 6 का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। मैं सबसे पहले आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है बेसिकली, कि लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंडियन करेंसी है, आईएनआर है। अब मुझे डॉलर में इन्वेस्ट करना है, या फिर मुझे पाउंड्स में इन्वेस्ट करना है, यूरोज में इन्वेस्ट करना है, तो मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जरिए से मैं ये सब करेंसीज खरीद सकता हूँ। अब बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है ना, ये रेगुलेटेड होती है बाय गवर्नमेंट। लेकिन कोई कोई लोग है जो अनरेगुलेटेड भी चलाते हैं, मतलब इलीगल तरीके से भी चलाते हैं, बगैर रेगुलेशंस के। तो ये पूरा आपको मैं समझाया कि लेमैन लैंग्वेज में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, कि आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी करेंसी परचेज कर रहे हो। ठीक है। अब हम इन डेप्थ जाएंगे चैप्टर के अंदर कि बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? टुडे इन एन ओपन इकोनॉमी एवरी नेशन इज इन्वॉल्व इन मल्टीलैटरल ट्रेड। मतलब कैसा होता है कि हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आजकल तो हर जगह ट्रेडिंग होती है। चाहे मैं इंडिया से गुड्स बाहर बेच रहा हूँ, इंडिया के अंदर गुड्स मंगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हर जगह तो आईएनआर दे नहीं सकता हूँ, तो मुझे दूसरी करेंसीज भी देनी पड़ेगी। In previous days, there was barter system, so no question felt of currency and the power of purchasing each other units। मतलब पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल मैं राइस खरीद रहा हूँ तो मैं राइस के लिए वीट दे दिया, या फिर मैंने कोई और ऐसी चीज दे दी, तो पहले तो बार्टर सिस्टम था, तो पहले तो करेंसी के ऊपर सवाल उठता नहीं था। लेकिन अभी आजकल करेंसीज आ गई है, तो करेंसी सबका अलग अलग रहता है। बट टुडे एवरी नेशन हैज इट्स ओन करेंसी टू बी यूज विद इन द टेरिटरी ऑफ दैट नेशन। अभी हर एक जगह का अपना अपना करेंसी रहता है। जैसे कि इंडिया है तो आईएनआर है, दुबई है तो दिरहम है, यूएस है तो डॉलर्स है। ठीक है। आउटसाइड द बाउंड्रीज इट डज नाइदर हैव लीगल टेंडर नॉर एक्सेप्टेबिलिटी। So to carry the function of export and import smoothly, it is essential to have an arrangement for exchanging these currencies through the system, and so that transfer become possible। अब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्मूथली हो गए, उसके लिए हम लोग एक अरेंजमेंट रखते हैं ताकि जो भी है करेंसीज हमारे एक्सचेंज हो सके हुए। दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज इज सॉल्व बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रहेगा तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। और हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के बारे में और इन डेप्थ पढ़ने जाएंगे। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब क्या होता है और इसके काम क्या है, मतलब ये लोग फंक्शंस क्या है लोग के। फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू फॉरेन करेंसी पोजेस्ड बाय कंट्री फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू अदर कंट्रीज। अब फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैंने गुड्स परचेज किया यूएस से। अब मैं यूएस वालों को आईएनआर तो दूंगा नहीं, क्योंकि उन लोग को आईएनआर कुछ काम आएगा नहीं, मेरे को उन लोग को डॉलर्स देना पड़ेगा। तो मुझे मेरी करेंसी से डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं डॉलर्स में पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल क्लेम्स अपॉन फॉरेन करेंसीज। इट इज अ मैकेनिज्म टू द इंटरनेशनल पेमेंट थ्रू विच पेमेंट्स आर मेड बिटवीन टू कंट्रीज हैविंग डिफरेंट करेंसी सिस्टम। अब एक फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक आदमी बैठा है, मैं उसको जाके आईएनआर देता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ यूएस वाले को पेमेंट कर दो, तो यहाँ से मैं आईएनआर दूंगा, वो वहां पर डॉलर्स दे देगा। तो वो लोगों का काम रहता है। दिस मैकेनिज्म कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी टू फॉरेन करेंसी। इट इज द इंटरनेशनल पेमेंट मैकेनिज्म। फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड फॉरेन करेंसी, फॉरेन चेक, फॉरेन ड्राफ्ट, ये तीनों चीज आएगी। फॉरेन करेंसी के अंदर नोट्स आएगा, कॉइन्स आएगा, फिर फॉरेन चेक आएगा, फॉरेन ड्राफ्ट आएगा, तो ये सब चीजें फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इंक्लूडेड रहता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द प्लेस वेयर करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। मतलब हम लोग खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आईएनआर बहुत सारा बढ़ा हुआ है, मेरे को मालूम है कि डॉलर्स का भाव अच्छा खासा है और वो आगे बढ़ेगा भी, तो मेरे को ज्यादा रेट मिलेगा तो मैं उसको खरीदूंगा, और जब भाव बढ़ेगा तो उसको बेचूंगा। मतलब मैं खरीद के बेच भी सकता हूँ। Institution like the Treasury, Central Bank, Foreign Exchange Bank, etc., involved in the purchase and sale of foreign exchange currency constitute the foreign exchange market। Foreign exchange market में कौन कौन आता है? ट्रेजरी है, सेंट्रल बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, तो ये लोग सब है इन्वॉल्व है। ठीक है। A transaction in the foreign exchange market via is it buying and selling foreign currency take at a rate which is called exchange rate। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉलर्स खरीद रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि आज के दिन का क्या रेट है, जैसे 80 हो गया, 82 हो गया, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट बोलते हैं। This market is not only any physical place but a network of communication system connecting the whole complex of institutions including banks, specialized foreign exchange dealers and official government agencies through which the currency of one country can be exchanged for that of another converted another। मतलब ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं है जाके आप जाके खरीदो बेचो, ये पूरा कनेक्शन है लोगों का। ठीक है। जहाँ से हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का।
अब इसके फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहले आता है क्लियरिंग फंक्शन। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हेल्प्स टू ट्रांसफर द परचेसिंग पावर बिटवीन कंट्रीज। दिस ट्रांसफर इज डन बाय कन्वर्टिंग डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा। मतलब इन लोग का क्या मेन मोटिव रहता है कि डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करो और उसके जरिए से हमारा पेमेंट इजीली हो सके हुए। इट हेल्प्स टू कैरी आउट इंटरनेशनल पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, अब मेरे को डॉलर्स में पेमेंट करना है तो मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाऊंगा, वहां पर मेरे आईएनआर को डॉलर्स में कन्वर्ट करूंगा और मैं वहां पर सामने पेमेंट करूंगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मनी चेंजिंग फंक्शन, कि मनी चेंज करा है ना, मैंने आईएनआर दिया, वहां मुझे वो लोग डॉलर्स दे रहे या दिरहम दे रहे, तो मनी चेंजिंग फंक्शन हुआ ना ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर बिटवीन टू कंट्रीज। दिस फंक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड अलॉन्ग विद इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। मतलब इस मार्केट के वजह से ना हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है बढ़ रहा है और इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो भी ज्यादा आ रहा है। अदर क्रेडिट फंक्शन, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड नेशनल इंटरनेशनल क्रेडिट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। वो लोग क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके जरिए फॉरेन ट्रेड बढ़े हुए। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट, तो यहाँ का बैंक वहां के बैंक को लोग एलओसी देते हैं कि भाई इतने सो एंड सो पीरियड के अंदर पेमेंट कर देंगे ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बढ़ावा हो। और international payment may be delayed as exporter and importer may not be able to fulfill the obligation immediately। अभी फॉरेन तो हम पेमेंट कर नहीं सकते, थोड़ा टाइम भी लगता है। कभी कभी हम लोग को ऐसा है कि गुड्स यहाँ आवे फिर हम चेक करें उसके बाद पेमेंट करे हुए, तो क्या है बैंक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, फिर हमको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। बिल आर डिस्काउंटेड फॉर दिस पर्पस। तो बिल डिस्काउंटिंग होता है कि भाई मैंने एक बंदे को बिल साइन करके दिया, वो अपने बैंक के पास गया, उसने बिल डिस्काउंट कराया और बाद में फिर वो हमसे पेमेंट कलेक्ट करेगा। क्रेडिट फंक्शन हैज बीन द मेन ड्राइव बिहाइंड द सक्सेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड का मेन सक्सेस क्या है ना, क्रेडिट फंक्शन। क्योंकि तुम डायरेक्टली पेमेंट कर दोगे, कभी गुड्स डिफेक्टिव आया तो तुम्हारा लॉस हो सकता है, इसलिए वो लोग क्रेडिट फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। While importing goods, time is required for the actual delivery of the good because of shipment and transportation of goods। अब जब हम गुड्स मंगाते हैं तो टाइम तो जाता ही है, ऐसा तो नहीं एक आध दिन में आ जाएगा, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। सो द क्रेडिट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये भी लोग का काम है। तो पहला काम क्या, क्लियरिंग फंक्शन, कि हमको एक दूसरे कंट्री के अंदर जब भी पेमेंट करना है तो एक तो वो लोग ये काम करते हैं। दूसरा क्रेडिट फंक्शन, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बढ़े हुए आगे। फिर आता है हेजिंग फंक्शन। अब हेजिंग क्या होता है मालूम है, कि फॉर एग्जांपल मेरे को एक पेमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले से डॉलर्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, ताकि अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा घटेगा ना तो मेरा लॉस हो सकता है। तो उसके लिए मैं करता हूँ हेजिंग फंक्शन। हेजिंग मतलब एक फेंस जैसा होता है कि हमारी सेफ्टी हो जाए कि एक रेट के अंदर ही हमको काम करना है। हेजिंग मींस कवरिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज। क्योंकि एक्सचेंज रेट अचानक से बढ़ता घटता है तो उसका रिस्क रहता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एन importer who has to make payment to a foreign country may lose if he expects the price to rise in the future। अभी मेरे को मालूम है फॉर एग्जांपल पेमेंट अगर रेट बढ़ गया अचानक से तो मेरे को ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को ज्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़े। To cover the risk, he may deposit his own fund in the foreign country to or buy forward the foreign exchange. It leads to spot market and forward market. Hedging will give rise to a supply of and demand for forward exchange. It is important, especially in a market with flexible exchange rate, as it permits exporters and importers to protect themselves against risk connected with exchange rate fluctuation। अभी दोनों तरफ से देखा जाएगा तो हो सकता है, मतलब मेन तो इंपोर्टर के लिए ही होता है कि इंपोर्टर को ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, उसके लिए करके लोग क्या करते हैं, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाते हैं। इट इज नीडेड फॉर कैरिंग प्योर ट्रेडिंग फंक्शन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, के फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक ट्रेड इन्वॉल्व नो क्वेश्चन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड हेंस नो क्वेश्चन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट बिकॉज ट्रेड रिमेन्स विद इन द geographical or political boundary of a country and the trade is facilitated थ्रू द मीडियम ऑफ नेशनल करेंसी ओनली। अभी मैं इंडिया में ही विद इन ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि मुंबई टू सूरत कर रहा हूँ, मुंबई टू अहमदाबाद कर रहा हूँ, तो फॉरेन करेंसी का तो अब सवाल आएगा ही नहीं ना, क्योंकि 500 रुपये 500 की तरह ही काम करेगा, 1000 रुपये 1000 की तरह ही काम करेगा। लेकिन चूंकि अगर मैं फॉरेन ट्रेड करता हूँ तो फॉरेन करेंसी के हर जगह के रेट अलग होते हैं, हर जगह का अपना पावर अलग रहता है, तो उसके लिए ये रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनलाइक द डोमेस्टिक ट्रेड, द इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ टू और मोर than two countries and hence two or more than two currencies come to the forefront। Therefore there arises the problem of foreign exchange rate। तो हमारा एक प्रॉब्लम अराइज होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, क्योंकि हर जगह का करेंसी का पावर अलग रहता है, तो वो हिसाब से भी हमको ज्यादा पेमेंट भी देना पड़ता है कभी कभार। ज्यादा कॉन्सेप्ट,
The foreign exchange rate is defined as the rate at which the currency of two countries get exchanged against each other. मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को $1 खरीदने का यूएस का, तो मेरे को उसके सामने हमारे इंडिया के 90 रुपीज देने पड़ेंगे। तो दोनों के एक अपने करेंसी के रेट्स के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। इट इज द प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी। क्या मेरे को वहां का एक यूनिट खरीदना है तो मुझे यहाँ कितना पेमेंट देना पड़ेगा, या मुझे यहाँ का एक यूनिट खरीदना है तो वहां के हिसाब से कितना देना पड़ेगा वो। फॉर एग्जाम्पल इन यूएस डॉलर is the domestic currency, while in Indian rupees is the domestic currency. When international trade takes place between these two countries, it leads to payment and receipt. So as to facilitate payments and receipt between these two countries, we have to correct one country's currency in terms of another country's currency, which is affected through the medium of foreign exchange rate. If $1 is equal to 45, this foreign exchange rate gets established, then it expresses the price of $1 in terms of Indian rupees. That is $1 is equal to rupees 45 INR। मतलब मुझे वहां का एक यूनिट खरीदना है तो मेरे को यहाँ पर कितना पेमेंट देना पड़ेगा कि वहां पर मेरा एक एक यूनिट का पेमेंट हो जावे। तो वो हो सकता है, या के या तो मेरे को वहां का यहाँ का एक यूनिट खरीदना है तो वो वहां से कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि मैं इसको कैसे डिटरमाइन करूंगा फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसा आता है। एज पर द बैलेंस ऑफ पेमेंट थियरी देयर आर ट्विन मार्केट फेयर्स which determine the foreign exchange rate in the foreign exchange market एल्जेब्रिकली। मतलब ये पूरा भी इसके अंदर है, स्टेटमेंट के अंदर है। FER इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ DF कॉमा SF। अभी पूरा पढ़ेंगे क्या है फुल फॉर्म। FER स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, F स्टैंड फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप। मतलब ये किसका फंक्शन है। DF स्टैंड फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, SF स्टैंड फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड बाय द रेसिडेंट ऑफ कंट्री फॉर द फॉरेन एग्जाम। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कब होगा वो भी देखेंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर से गुड्स खरीदता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब मेरी तरफ से डिमांड जनरेट हो रहा है कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना है। इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मेन रीजन यही है क्योंकि हर कोई बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता है तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब वो डोमेस्टिक करेंसी में तो कर नहीं सकता है, तो वो डिमांड करेगा किसका, फॉरेन करेंसी का। Raw material semi-finished goods are imported by the resident of the reporting country so as to undertake production of finished goods. It also imports consumer durables so as to facilitate the consumption of sophisticated qualitative goods. Capital goods like machinery, spare parts, etc. are imported as to industrialize the economy. All these types of import require the demand for foreign exchange. मतलब सिंपल चीज है, मेरे को अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा। अब फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा तो मैं उसका डिमांड भी करूंगा। तो पहला तो डिटर्मिनेंट यही है कि डिमांड क्यों आता है फॉरेन एक्सचेंज का। दूसरा आता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, दोनों सेम ही चीज है। अगर मैं गुड्स मंगा रहा हूँ या सर्विसेज मंगा रहा हूँ, दोनों में पेमेंट तो करना ही है। मेरे को फॉरेन एक्सचेंज में करना है तो मैं डिमांड तो करूंगा, ना ऑब्वियस चीज है। Service belong to the territory sector. Resident of the country demand two types of services. VIZ the service rendered by the individual professional, like trader, lawyers, doctors, musicians, dancers, etc. The other type services are also demanded, which get referred to as institutional services. VIZ banking, educational services, insurance, transportation, communication, tourism, etc. For importing of services of these type फॉरेन एक्सचेंज गेट डिमांडेड। मतलब अगर हम लोग सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं या गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों केस के अंदर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करेंगी। फर्दर यूनिलैटरल पेमेंट, in order to make unilateral payment, that is one sided payment via the donation, gift, etc., one has to demand foreign exchange। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फॉरेनर फ्रेंड है, मेरे को उसको गिफ्ट देने का है, तो मेरे को फॉरेन एक्सचेंज तो चाहिए ही। मैं उसको INR में कैसे करूंगा गिफ्ट, क्योंकि INR उसको कुछ काम आएगा भी नहीं वहां पर। तो उसके लिए फिर मैं डिमांड करूंगा। फायदा मिसलेनियस, the miscellaneous item constitute repayment of foreign debt, purchase of asset in foreign countries, direct foreign investment, etc. All these miscellaneous items also require the demand of for foreign exchange। ठीक है, तो ये भी एक चीज होता है। चार चीजें, अगर मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ तो भी मेरे को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूँ तो भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, यूनिलैटरल मतलब वन साइड पेमेंट कर रहा हूँ तो भी मेरे को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, और कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या कोई इंश्योरेंस खरीदा है तो उसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो वो, तो ये पूरा हमारा वो है डिमांड कर्व है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही रहता है डिमांड कर्व तो हमेशा। द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व विच स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड द डिमांड फॉर
फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जितना ज्यादा डिमांड रहेगा उतना रेट गिरेगा। There are two countries we are US and England. In the diagram, US demand for England pound sterling is shown. तो ये बताया गया है कि क्या डिमांड कब है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही रहता है हमेशा। When the foreign exchange rate is $2 is equal to £1, US demand 1,000 pound from England. As the foreign exchange rate falls to 1.5 is equal to $1.5 is equal to £1, US demand for England pound sterling rises to €1,500। ठीक है। फिर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब हम सप्लाई कब होगा ये। The supply of foreign exchange comes out of receipt due to excess of export over import. The following are the main sources of supply of foreign exchange. अब कब ज्यादा सप्लाई होगा, पहला तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से गुड्स बाहर भेज रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएस में भेज रहा हूँ, तो मेरे को वहां से करेंसी आएगा तो ऑब्वियसली सप्लाई तो बढ़ रहा है ना मेरा, फॉरेन एक्सचेंज का ज्यादा आ रहा है मेरे को फॉरेन एक्सचेंज। इट इज द मेन सोर्स ऑफ रिसीप एंड हेंस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट। इफ द साइज ऑफ एक्सपोर्ट इज लार्ज, price of the export remaining the same, the receipt will be more। ठीक है। The size of the export remaining the same, if the price of export rises then the receipt will be more। It also depends upon the elasticity of export। ठीक है। फिर आता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अब वहां जैसा इंपोर्ट था कि अगर मैं इंपोर्ट करूंगा मुझे पेमेंट करना है तो मेरे को डिमांड होगा, मेरे को, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को सप्लाई मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिलेगा मेरे को। Export of services. Export of services include both the type of services, whether the individual professional services and the institutional services. The export of all these types of services earn foreign exchange. Tata unilateral or one-sided receipts. These include donation, give, grants, etc. This is a sort of an earning of foreign exchange due to which the supply of foreign exchange increases. Miscellaneous. The miscellaneous items which are the sources of earning of foreign exchange include direct foreign investment, portfolio investment, repayment of debt, etc., which form the sources of supply of foreign exchange। मतलब पॉइंट्स सेम है, खाली इंपोर्ट के बदले में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिमांड सप्लाई कब अभी आएगा, सप्लाई कब हमेशा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ही जाता है। ठीक है। तो जितना ज्यादा सप्लाई होगा उतना रेट बढ़ेगा, जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना रेट कम होगा। The supply of foreign exchange curve is upward sloping, which slope upward from left to right. It indicates a positive and direct relationship between rate of exchange and the supply of foreign exchange. When the rate of exchange was $1.5 is equal to £1, England used to supply 1,000 pounds. When the rate of exchange shoots up from $1 to $1.5 is equal to €1 to $2 is equal to £1। Here supply of exchange rate shoots up from 1,000 to 2,000। मतलब देखो जब रेट बढ़ेगा तो आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, समझे कि नहीं। और वहां क्या था हमारा सप्लाई के अंदर, जब रेट कम होगा तब सप्लाई बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप है ना, मतलब रेट कम होगा डिमांड बढ़ेगा, और यहाँ पर रेट बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है। The intersection between the demand for foreign exchange curve and supply of foreign exchange curve determine the equilibrium foreign exchange। मतलब ये एक डिमांड कब हो गया हमारा, ये हमारा सप्लाई कब होगा। डिमांड कब हमेशा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। सप्लाई कब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। जो बीच में पॉइंट आएगा वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम। Along x-axis demand for foreign exchange and supply of foreign exchange are marked, while along y-axis foreign exchange rate is marked। DF is a demand for foreign exchange curve which slope downward from left to right, indicating an inverse relationship between the foreign exchange rate and the demand for foreign exchange, that is at a higher rate of exchange less foreign exchange will be demanded। अभी देखो रेट ज्यादा रहेगा ना तो मैं ज्यादा डिमांड नहीं करूंगा, समझे कि नहीं आप। That is at higher rate of exchange less foreign exchange will be demanded। Conversely at a lower exchange rate more foreign exchange will be demanded। मतलब देखो डिमांड में क्या है, higher the price lower the demand, lower the price higher the demand। SF is the supply of foreign exchange curve which slopes upward from left to right, establishing a positive and direct relationship between the foreign exchange rate and the supply of foreign exchange। Higher is the foreign exchange rate more foreign exchange will be supplied, conversely lower is the foreign exchange rate less foreign exchange will be supplied। Both the demand for foreign exchange curve and the supply of foreign exchange curve intersect at the point E, where foreign exchange rate gets determined। जब सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व हम लोग ज्वाइन करते हैं और जो उसका मिड पॉइंट होता है
वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा, वहां पर हमको फॉरेन एक्सचेंज एकदम परफेक्ट रहता है। If we take a perpendicular line from point E along y-axis, we get a point R. Hence, OR will be the equilibrium foreign exchange rate. Supposing if the foreign exchange rate shoots up from OR to OR1, then supply foreign exchange exceeds the demand for foreign exchange due to which the foreign exchange rate will fall from OR1 to OR. Okay. Supposing if the foreign exchange rate slows down from OR to OR2, then the demand for foreign exchange will exceed the supply foreign exchange by CD amount. Hence, there will be an upward tendency of foreign exchange rate. That is, the foreign exchange rate will be shoot up from OR2 to OR. In this way, once again the equilibrium foreign exchange rate will be maintained. The merit of the balance of payment theory of foreign exchange rate is that it has brought the phenomenon of foreign exchange rate under the preview of general equilibrium theory. The defect of the balance of payment theory of foreign exchange rate lies in the fact that it assumes perfect competition. कि perfect competition assume करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर. नाउ इन द वर्ल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट. इट इज द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन विच एग्जिस्ट एवरीवेयर. अभी यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो होता है नहीं, कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ इमेजिनेटिव मार्केट, और रियल मार्केट तो है नहीं. एक्चुअल में तो मोनोपोलिस्टिक रहता है या इम्परफेक्ट मार्केट रहता है, ओलिगोपोली है, डुओपोली है, ये सब रहता है. सेकेंडली, इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट foreign exchange rate is a function of balance of payment, but there are other forces which influence the फॉरेन एक्सचेंज है. मतलब लोग खाली बोलते हैं, अज्यूम करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डिपेंड करता है, लेकिन फोर्सेस तो बहुत सारे थे, हम लोगों ने पढ़ा भी, जो भी डिमांड और सप्लाई के वजह से ही सब फोर्सेस तो रहते ही है ना. ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही कराता हूँ. दैट्स फॉर दैट. थैंक यू सो मच. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना और कौन से आपको चैप्टर्स चाहिए, तो मैं आपके लिए और फर्दर वीडियोस बनाऊंगा. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.